हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब टारगेट बाय अनुज कुमार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेसन 2 कक्षा 10 अम्ल। लेसन का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक हैं अहर्नियस, जिन्होंने परिभाषा दी है और उसके बारे में पूरी की पूरी व्याख्या करके समझाएं, जिसको कहा जाता है अहर्नियस संकल्पना। अहर्नियस संकल्पना के तहत उन्होंने अम्ल की परिभाषा दी है कि अम्ल वे पदार्थ हैं अम्ल वे पदार्थ हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। उन्हें या उन पदार्थ को अम्ल कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर अर्थात इसको कहा जाए, वियोजित मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना, है ना। टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें, या उस पदार्थ को या उन पदार्थ को हम अम्ल कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ से यहीं तक होती है, देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसके नाम में ही लगा है अम्ल, अर्थात ये अम्ल है। जब ये वियोजित होता है तो हाइड्रोजन प्लस तथा Cl माइनस आयन देता है। ये देखिए, यह गर्म करने पर टूट जाता है, ठंडा होने पर पुनः अपनी प्रक्रिया में वापस आ जाता है। तो ये है हाइड्रोजन आयन। क्या है ये? हाइड्रोजन आयन। और ये है क्लोराइड आयन। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। H2SO4, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 2+2, और यहाँ पर हो जाएगा SO4-2। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 प्लस आयन। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 होने के, इसकी यहाँ पर 2 संयोजकता होने के कारण यहाँ पर क्या है? -2 है। अर्थात इसमें जितने धन होते हैं उतने ऋणायन भी होते हैं। प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है। एक और उदाहरण लेकर के समझाते हैं। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इधर से होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम तो आप मालूम है, हाइड्रोजन आयन, और इसका नाम हो जाएगा सल्फेट आयन। अब इस अम्ल की परिभाषा के अनुसार, है ना, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। तो ये देखिए, ये भी क्या है? एक प्रकार का अम्ल है जो हाइड्रोजन आयन दिया। ये भी अम्ल है जो हाइड्रोजन आयन दिया। तीसरा उदाहरण अगर देखते हैं तो तीसरे उदाहरण में देख लीजिए, यह है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल में क्या होता है? जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये H+ ये वाला क्या होता है? बाहर निकाल देता है, और प्लस यहाँ पर हो जाता है
CH3COO ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका नाम है एसीटेट आयन, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। तो ये एग्जाम्पल हो गया अम्ल का। यहाँ पर देखिए ये है क्षार। अब अहर्नियस सिद्धांत के अनुसार क्षार किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आप लोग कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे पदार्थ, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर अर्थात टूटकर, जल में वियोजित होकर अर्थात टूटकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन अर्थात OH माइनस देते हैं। ये हो गई क्षार की परिभाषा। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, याद रखिएगा। जैसे NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये हो गया सोडियम हाइड्रॉक्साइड। अब ये वियोजित होगा तो टूट जाएगा Na+ में और OH- में। ये देखिए दिया हाइड्रॉक्सिल आयन, तो यह है सोडियम आयन और यह है हाइड्रॉक्सिल आयन, इसका नाम है सोडियम आयन, इसका नाम है हाइड्रॉक्सिल आयन। ठीक इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं KOH का। ये गर्म करने पर 2 भागों में टूट जाता है, पुनः ठंडा होने पर अपनी प्रक्रिया में वापस आ जाता है। यह भी वैसे ही है, यह देगा K+ पोटेशियम आयन प्लस OH हाइड्रॉक्सिल आयन। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्षार किसे कहते हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में टूट करके हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, यही आप लोगों को याद रखना है। ये देखिए हाइड्रॉक्सिल आयन वे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अगली हेडिंग है ब्रांस्टेड-लॉरी प्रोटॉन संकल्पना, अर्थात ये वैज्ञानिक है ब्रांस्टेड-लॉरी, ये क्या है, वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दिए हैं, जिन्होंने अपने अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दिए हैं। इनके अनुसार क्या होता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। इनके अनुसार ये परिभाषा हो गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो H+ तथा Cl- आयन में टूट जाता है। ये है क्या है, प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन, यही है प्रोटॉन। इसके बाद देखिए H2SO4 में जब इसको गर्म करते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो ये क्या करता है, प्रोटॉन देता है और सल्फेट आयन देता है, SO4-2, ये क्या है, प्रोटॉन है, यही है क्या, प्रोटॉन। अब बात आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रांस्टेड-लॉरी प्रोटॉन की संकल्पना के अनुसार अम्ल की परिभाषा दी है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। ये देखिए जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो H+ और Cl- आयन में टूट जाता है, तो प्लस आयन क्या होता है, प्रोटॉन। H2SO4 में जब क्या करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो यह भी क्या करता है, हाइड्रोजन प्लस आयन तथा सल्फेट आयन में टूट जाता है। ये जो प्लस आयन होता है वही होता है प्रोटॉन। याद रखिएगा कि ब्रांस्टेड-लॉरी जो
जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने यह कहते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, अर्थात यह किसी न किसी से अभिक्रिया कर लेगा, यह किसी न किसी से अभिक्रिया कर लेता है। तो कैसे अभिक्रिया करता है आइए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लेते हैं यहीं पर, आगे भी आप लोग कॉपी कलम लेकर के नोट करते रहिएगा। जब तक नोट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, इसका रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसकी थ्योरी तैयार करके एक एक एग्जाम्पल भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे ऊपर वाली हम एक हेडिंग ले ले रहे हैं, मैं एक उदाहरण ले ले रहे हैं। HCl हो गया। जब ये क्या करता है, इसको गर्म किया जाता है तो H+ तथा Cl- में टूट जाता है। अब ये फ्री नहीं रह सकता, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए क्या करता है, अभिक्रिया कर देता है। यदि इसकी अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं, जल मतलब ये देखिए ये हो गया जल, जल से करा देते हैं प्रोटॉन की, प्रोटॉन को अब संकेत भाषा में लिख रहे हैं, तो बनेगा क्या, H3O+ बन जाएगा। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ये अब इसी अवस्था में रह सकता है। तो ब्रांस्टेड लौरी यही कहते हैं कि प्रोटॉन जो होता है ना, वो फ्री अवस्था में नहीं रह सकता, किसी न किसी से अभिक्रिया कर लेता है। तो हम जल से अभिक्रिया करा दिए इस प्रोटॉन की, तो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। और भी उदाहरण ये भी ले सकते हैं। उदाहरण यदि उदाहरण इसका लेते हैं H2SO4 का, H2SO4 का उदाहरण लेते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर 2+ आयन देता है और प्लस SO4 मतलब सल्फेट आयन देता है। इस प्रोटॉन को यदि अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं, H2O से कराते हैं, 2+ यहाँ पर आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा यहाँ पर 2H3+ बनाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6 हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अगर यहाँ पर 2 करते हैं तो 2 दूना 4, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 और ये 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अर्थात ये हाइड्रोजन बराबर। अर्थात अभिक्रिया बैलेंस करते समय हमको ये ध्यान देना है कि जितने तत्व इधर हैं उतने ही तत्व उधर होने चाहिए। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर देख लीजिए 2 है, तो यहाँ पर भी क्या है, 2 है। अब सॉरी, ये ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 6 है, 3 दूना 6, इधर भी है, ये 2 हो गया और इधर 2 दूना 4। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ब्रांस्टेड लौरी संकल्पना के अनुसार है ना, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, किसी न किसी से अभिक्रिया में भाग ले लेता है और ले करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। यहाँ पर भी ये भी हाइड्रोनियम आयन और ये भी हाइड्रोनियम आयन। अब हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम H3O+ आयन देते हैं। इसको लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, अपने मन से नोट नहीं बनाएंगे, तब तक आप लोगों को समझ में आने वाला नहीं है ना। ये केमिस्ट्री है बच्चों, इतिहास हो गया या केमिस्ट्री हो गया, ये जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है, इसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ता है। ब्रांस्टेड लौरी क्षार को परिभाषित करते हुए कहे हैं, क्षार को क्षारक भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्षार को क्षारक भी कहते हैं कि क्षारक वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं,
ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात प्रोटानग्राही होते हैं, प्रोटानग्राही होते हैं। याद रखिएगा, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात ये प्रोटॉनग्राही होते हैं। अर्थात आप लोग इतना याद रखिएगा, क्षारक वे पदार्थ होते हैं, है ना, जो प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं या प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। कौन कहते हैं? ब्रांस्टेड लौरी कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए, हम आप लोगों को समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हो गया Cl-, ये क्या है? क्षारक है। क्या है? क्षारक है। जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोनियम आयन से करवाते हैं तो बनेगा क्या? यहाँ पर बन जाएगा HCl + H2O। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यह क्षारक है और यह हाइड्रोनियम आयन है, अर्थात ये प्रोटॉन को ग्रहण किया है। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये क्या करेगा? इसको दे देगा तो बना लेगा क्या? HCl बना लेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, इसलिए हो जाएगा H2O। अर्थात ये देखिए बना लिया H2O। यहाँ पर देख लीजिए, अगला उदाहरण हम आप लोगों को दे रहे हैं, भूलिएगा मत, है ना। यहाँ पर हो जाएगा CH3COO-, अर्थात एसिटिक आयन है ये क्या है? एसिटिक आयन। एसिटिक आयन में जब हाइड्रोनियम आयन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा? याद रखिएगा, ये एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा H, अर्थात CH3COOH, एसिटिक अम्ल हो गया यह, प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच गया, अर्थात H2O। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात इन दोनों के पास क्या है? एक प्रोटॉन है। ऊपर हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ये प्रोटॉन को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, तब अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन को जो ग्रहण करते हैं, है ना, वो क्षार कहलाते हैं। जो प्रोटॉन त्याग देते हैं, है ना, प्रोटॉन दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ऊपर देख लीजिए, प्रोटॉन को त्यागे हैं और नीचे ये देखिए प्रोटॉन को ग्रहण किए हुए हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? और प्रोटॉन मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। अगली हेडिंग है बच्चों लवण। क्या है अगली हेडिंग? लवण, अर्थात साल्ट। साल्ट किसे कहते हैं? याद रखिएगा, साल्ट किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि साल्ट में अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, अर्थात साल्ट बनाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक अम्ल और कोई एक क्षार मिल करके लवण का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात कोई एक अम्ल, कोई एक अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। कोई भी एक अम्ल और एक क्षार मिलकर के लवण का निर्माण करते हैं। जैसे एक अम्ल ले लिया जाए, कोई भी HCl अम्ल ले रहे हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ले रहे हैं NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार। इन दोनों की अभिक्रिया यदि करा दिया जाता है, याद रखिएगा, इन दोनों की अभिक्रिया करा दिया जाता है तो ये बनाता है NaCl, अर्थात NaCl। ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण, जिसको हम क्या कहते हैं? नमक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नमक। और क्या बना लेगा? बचा OH और यहाँ पर H, अर्थात हो जाएगा 2H है, H2O बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं जल।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई एक अम्ल तथा क्षार मिल करके लवण का निर्माण करते हैं, जैसे जैसे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल करके नमक अर्थात लवण बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, नोट बनाइएगा। थैंक यू।